नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। दिन प्रतिदिन प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण बढ़ने के कारण सरकार भी काफ़ी चिंतित है। इसी चिंता को लेकर के ताकि लोग जो है पोल्यूशन कम करें, कैसे कम होगा उसके लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि जो गुड्स का है या आदमी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं तो ऐसे सामुदायिक चीज़ें हो, जैसे ट्रेन हो गई, बस हो गई, ताकि इस पे सफ़र करें ताकि प्रदूषण कम हो सके। इसी विषय को लेकर के शहरी विकास समिति की आज एक बैठक हुई। काफ़ी ज़रूरी बैठक थी वो, जिसके अंदर किरण चौधरी जी भी मौजूद थी। और एनसीआर के अंदर प्रदूषण कम होगा तो काफ़ी जो समस्याएं हैं वो भी काफ़ी कम होगी, बीमारियां जो फैल रही हैं वो भी कम फैलेंगी। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर के कि क्या अब सरकार सोच रही है और भिवानी का क्या भला होगा उसमें, ट्रांसपोर्ट को लेकर के, जो रेलवे की बात है, इन्हीं विषयों को लेकर के अजय मल्होत्रा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या आज बैठक के अंदर हुआ और भिवानी को के लिए क्या डिमांड्स उठाई गई और क्या लगता है आपको। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज शहरी विकास समिति की जो बैठक हुई है, किरण चौधरी जी भी उस बैठक के अंदर मौजूद थी, क्या डिमांड्स जो हैं सर वो रखी गई हैं? दीपक जी, क्या है कि एनसीआर जो क्षेत्र है, जिसको नेशनल कैपिटल रीजन है आपका, उसके अंदर कनेक्टिविटी फास्ट करने के लिए, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट के मोड बढ़ाने के लिए, सरफेस ट्रांसपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए, रेल ट्रांसपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए, इस पे बड़ा मंथन चल रहा है। क्योंकि जितना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका पोल्यूशन भी कम होगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा, जैसे गाड़ियाँ चलती हैं, आप लोगों के प्राइवेट व्हीकल ज़्यादा चलते हैं तो ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता है। तो एक लॉन्ग रन में जो स्ट्रेटेजी है सरकार की भी, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाए ताकि लोग ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चलें। और इसी देखो, हर एक चीज़ की बड़ी लॉन्ग टर्म योजना होती है। भिवानी को जब एनसीआर में शामिल किया गया था तो उस टाइम भी ये विषय उठे थे कि लंबे समय में भिवानी को इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन समय ज़्यादा लंबा लग गया। परंतु अब फिर एक बार उम्मीद जगी है कि भिवानी जो एनसीआर में आया है उसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अब आप ये देखिए, करनाल भी एनसीआर में तभी आया था जब भिवानी आया था। उसी टाइम पे आपका जींद भी आया था और महेंद्रगढ़ भी आया था। तो अब आप देखो, करनाल तक तो जो सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय है, जो अर्बन डेवलपमेंट देखते हैं, जिसके मनोहर लाल जी आजकल मंत्री भी हैं, तो करनाल तक रैपिड ट्रेन शुरू के लिए काम शुरू हो चुका है। रैपिड ट्रेन चलेगी वहाँ तक, दिल्ली से चलेगी करनाल तक। और फर्स्ट फेज़ में दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से करनाल, दिल्ली से अलवर। अब जो दिल्ली से मेरठ है वो लगभग तैयार है, उसका अब किसी समय भी शुरुआत की जा सकती है। आरआरटीएस बोलते हैं। एक कॉरिडोर है जिसमें जस्ट लाइक मेट्रो है और थोड़ा लंबे रन पे चलती है, वो मेट्रो के छोटे रूट होते हैं। तो आरआरटीएस दिल्ली से मेरठ तैयार हो चुकी है अब। और दिल्ली से करनाल, वो भी एनसीआर में। देखो, अब करनाल को फ़ायदा मिल रहा है। शुरू में कहते थे भी क्यों ये पानीपत, तो पानीपत में वो पानीपत भी कनेक्ट हो जाएगा, सोनीपत, पानीपत, करनाल, या आरआरटीएस से। इसके लिए ज़मीन का अधिग्रहण भी हो गया है और काम भी लगभग शुरू हो चुका है। फिर फर्स्ट फेज़ में ही जो तीसरी लाइन है वो थी आपकी दिल्ली से अलवर, दिल्ली से गुड़गांवा। गुड़गांवा आपकी वाटिका चौक पे आएगी, वाटिका चौक से फिर मानेसर होते हुए वो अलवर जाएगी, रेवाड़ी, अलवर। इन सारे एरियाज़ को फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आप देखो, लाखों लोग डेली पैसेंजर हैं दिल्ली और उसके बीच में। तो उसके लिए भी काम शुरू हो गया है। उसकी डीपीआर तैयार हो गई है, लैंड मार्किंग हो गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि अप्रैल में 2026 में वहाँ काम शुरू हो जाएगा और 3 साल का टारगेट रखा गया है। तीसरा ये हो जाएगा, अब जो सेकंड फेज़ है उसमें वैसे तो उन्होंने ये ले रखे हैं आपके दिल्ली से, यानी कि गाज़ियाबाद से खुर्जा, तो गाज़ियाबाद तक तो मेरठ वाली लाइन कवर कर रही है।
और इसके अलावा मैं बताना चाह रहा हूँ आपको 4 रूट और भी हैं उसमें। तो उन रूट्स के लिए भी आज विचार था भाई इन पे क्या किया जाए, आगे सेकंड फेज़ क्या है ये सारे के सारे। तो सेकंड फेज़ के अंदर आपका एक तो गाज़ियाबाद खुर्जा है, और सेकंड फेज़ में फिर आ जाता है आपका हाँ दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, और गाज़ियाबाद हापुड़, दिल्ली शाहदरा बड़ौत, दिल्ली फरीदाबाद पलवल, ये 5 रूट नए बनेंगे। ये भी हैं। आज जब बैठक हुई, देखो अपने आदमी का बैठक में होने का एक फ़ायदा होता है, बिल्कुल अपना जो प्रतिनिधि होता है वो वहाँ है अगर, तो किरण चौधरी जी आज की बैठक में मौजूद थी, तो उन्होंने RRTS भिवानी तक करने का एक गुजारिश की। अब क्या बात है, देखो एक संयोग है, 2010 में श्रुति चौधरी जब हमारे यहाँ से 2009 में वो बनी, सांसद बनी श्रुति चौधरी, और 9 में सांसद बन के उन्होंने 2013 में भिवानी को NCR में शामिल करवाया था। तो उस वक्त ये कहा गया था कि NCR की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो किसी कारणों से वो चीज़ रह गई बाद में, अभी यानी NCR में तो भिवानी शामिल हो गया। अब मैडम ने जो मांग उठाई कि भिवानी को जोड़ो, पहले भी ये मांग चल रही है कि गुड़गांव को एम्स जो बाड़सा है, अब आपकी दिल्ली गुड़गांव जो अलवर RRTS है, अगर हम उसको दिल्ली गुड़गांव से बाड़सा, जो जहाँ कैंसर का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, एम्स है वहाँ पर, और बहुत मरीज़ आते हैं, बहुत लोग आते हैं वहाँ पर, तो उसको वहाँ तक लाना, बादली, फिर झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी और हिसार, ये RRTS का एक रूट बन सकता है। दूसरा रूट जो दिल्ली से बहादुरगढ़ रोहतक तक लाने का प्लान है, तो उसको भिवानी और हिसार तक ले जाया जा सकता है। तो अब जो मांग रखी गई है वो रखी गई है किसी तरह भी, देखो आप चाहे वाया बहादुरगढ़ जाते हो, चाहे वाया झज्जर जाते हो, तो भिवानी दोनों तरफ से जुड़ता है, क्योंकि हिसार एयरपोर्ट बन गया। हाँ जी टाइम बे टाइम 5 साल में 10 साल में हिसार में एक्सपेंशन भी होएगी एयरपोर्ट की, और कनेक्टिविटी IGI एयरपोर्ट से बढ़ेगी उसकी, और IGI की जेवर एयरपोर्ट से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। अब ये 3 एयरपोर्ट्स जब जुड़ेंगे हिसार तक, तो स्वाभाविक तौर पर अगर आप इस रूट को वाया भिवानी लेते हो, वाया झज्जर लेते हो, दादरी लेते हो, या आप वाया रोहतक बहादुरगढ़ लेते हो, तो भिवानी हर तरह से कन्वीनियंट है। और जो झज्जर रोहतक तक बहादुरगढ़ रोहतक तक, तो सेकंड फेज़ के अंदर जो अर्बन डेवलपमेंट वालों की योजना है, सेकंड फेज़ में जो 5 लाइनों की, उसमें रोहतक है उसमें। तो कहने का मेरा मतलब है कि आज ये जो मांग उठाई गई है किरण चौधरी जी द्वारा, उससे स्वाभाविक तौर पे इलाके को फ़ायदा होगा। अगर ये लाइन बनती RRTS, तो देखो कनेक्टिविटी फास्ट हो गई आपकी। RRTS एक मेट्रो का एक रूप है, परंतु इसमें क्या होता है कि स्टेशन जो होते हैं बीच में, वो थोड़ी ज़्यादा दूरी पे बनाए जाते हैं, और ट्रेन फास्ट चलती है ज़्यादा। और अब मान लो भिवानी आना है किसी ने, तो अगर RRTS चलती है तो आप 1 घंटे सवा घंटे के अंदर भिवानी तक सवा घंटे में पहुंच जाओगे। ये मतलब बहुत अच्छी योजना है। हाँ, अगर ये किसी समय अगर पूरी होती है, क्योंकि देखो मेरठ अब बन के तैयार हो गई है और लोगों को वहाँ बहुत फ़ायदा है। मैं दीपक जी कल मेरठ था, तो मैं देख रहा था कि लोग बड़े खुश थे इस चीज़ से वहाँ पर, भाई RRTS बनी, वहाँ तैयार हो गई है। करनाल अब इसी प्रकार इस इलाके में अब हमारा प्रतिनिधित्व हमारे जो नेता हैं उन्होंने रखी है मांग, तो स्वाभाविक है लोगों को फ़ायदा दीपक जी होना इस चीज़ का। और अच्छी बात है, इससे जो डेली पैसेंजर हैं भिवानी से, चाहे वो दिल्ली जाने वाले हों, एक कनेक्टिविटी, जब दिल्ली आप पहुंच गए तो फरीदाबाद जाना है आपने, गुड़गांव जाना है आपने, गाज़ियाबाद जाना है आपने, नोएडा जाना है आपने, मेरठ जाना है, वो सारा एक सर्कल बन जाता है और एक कनेक्टिविटी बनती है, व्यापार बढ़ता है और समय बचता है लोगों का, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो ये फ़ायदे होने वाले हैं। बिल्कुल सही। इससे
और भी बहुत ज़्यादा फायदे होंगे, किससे एक तो पोल्यूशन जो है हाँ दीपक वो भी जी, काफ़ी जो कम होगा। सेकंड बड़ा विषय है, आज भिवानी से, हिसार से, दादरी से, झज्जर से हजारों गाड़ियाँ दिल्ली जाती हैं और लोग मतलब कितना पोल्यूशन फैलता हुआ, और एनर्जी कितनी खपत, कितना खर्चा हो रहा है एनर्जी का, चाहे डीजल पे जा रहे हैं, चाहे सीएनजी पे जा रहे हैं, चाहे पेट्रोल पे जा रहे हैं। अगर आप RRTS बन जाती है तो उससे आप देखो ना कितना बचत होएगी, लोग अपना आराम से यहाँ बैठे, सवा घंटे में आप पहुँच गए, शरीर का भी बचाव और पैसे का भी बचाव, पोल्यूशन भी ठीक हो रहा है। अब जो चीन के अंदर पोल्यूशन को जब उन लोगों ने हैंडल किया, बीजिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था एक समय में, तो उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया बीजिंग में और आसपास के। जैसे अब दिल्ली NCR में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाते हो तो स्वाभाविक तौर पर आपकी कनेक्टिविटी बढ़ गई, आपका जो पोल्यूशन लेवल है वो कम हो जाएगा। और आने वाले टाइम में जो RRTS होगी, आप हाइड्रोजन से भी चलेंगी वो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक ही चलनी है हमेशा, तो उसका भी फ़ायदा। आपकी जो खर्चा है, एक आदमी आज कार में बैठ के दिल्ली जा रहा है तो आप ये मान के चलो इसका 2,000-2,500 रुपये का बिल्कुल है। आप RRTS में कितना खर्चा आ जाएगा? 500 रुपये आ जाएगा आने जाने का, 500 से भी कम आएगा, 500 से भी कम। तो ये सारी चीज़ें होने में बड़ा सोच समझ के ये मांग उठाई गई है। गुड़गांवा, बादली, झज्जर, दादरी की मांग पहले अरविंद शर्मा जी सांसद से उठा चुके थे, परंतु अब वो केंद्र सरकार में नहीं है। अब किरण चौधरी जी ने नए सिरे से ये मांग उठाई है। अब देखो, उम्मीद इसलिए बंधी है कि मनोहर लाल जी इस महकमे के मंत्रालय के मंत्री हैं और मनोहर लाल जी का हरियाणा से लगाव भी है, और वो हरियाणा के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो उनके मन में एक टीस सी दिखाई देती है, मैं हरियाणा को और ज़्यादा तरक्की करवा सकूँ। मनोहर लाल जी ने कई अच्छे काम भी किए पहले भी, तो अगर अब उनको मौका मिला है तो अगर ये परियोजनाएं मूर्त रूप लेने की पूरी उम्मीद है। ये देखो, केंद्र की कोई योजना होती है तो वो एक दिन में तो होती नहीं, टाइम लगता है, हज़ारों करोड़ का खर्चा होता है। आप ये मान के चलो कि भिवानी, अगर देखो गुड़गांवा तक RRTS से आगे फिर भिवानी तक आ रही है, तो कम से कम मान के चलो कि आप 20 से 25 हज़ार करोड़ का खर्चा है। तो ये एक दिन में तो होता नहीं है। अब फर्स्ट फेज़ अभी चल रहा है, सेकंड फेज़ के अंदर कोशिश करता है सरकार अगर कि सेकंड फेज़ में ये रूट, इस पे भी कंसीडर किया जाए। और जैसा कि पहले चर्चा होती रही है इस बात की भी, हिसार को RRTS से जोड़ा जाए, वाया भिवानी लें या वाया रोहतक लें, वाया रोहतक भिवानी या वाया गुड़गांवा दादरी भिवानी लें, वो अलग विषय है। तो इसका फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और उम्मीद है। हाँ, इससे पोल्यूशन भी कम होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा। और जिस प्रकार से ये मांग पहले भी उठाई जा चुकी है, जिस प्रकार से आपने बताया, अब नहीं होगी ना मांग। हाँ, अब नए सिरे से चर्चा में आ गई बात, और सरकार इस पे सोचेगी अब। क्योंकि अब पोल्यूशन का तो ये लेवल हो गया है कि आप NCR के अंदर लोगों का जीना मुश्किल हो गया, और सांस की समस्याएं बन जाएंगी लोगों को, और आने वाले 5-6 साल में ये समस्याएं और बढ़ेगी। तो सरकार के दिमाग में भी ये बातें हैं भी हम कैसे करें। तो स्वाभाविक है एक ये रास्ता मिला है उनको, एक कहते हैं ना, किसी को एक सजेशन तो देना पड़ेगा, तभी आगे बात बनेगी। अगले भी तो तभी सोचेंगे। तो हमारे प्रतिनिधि ने आज सजेशन दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद भी है, और उनसे डिमांड की है उन्होंने, उम्मीद भी यही है कि अगर ये पूरी होगी, उम्मीद है, आप चाहे समय लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और पूरी होती तो काफ़ी फ़ायदा जो है हमारे क्षेत्र को भी होगा। हालांकि अभी तक तो हमारा क्षेत्र जो है एक तरह से अनदेखा नहीं माना जा रहा है। भिवानी देखो, रोड के मामले में तो देखो भिवानी में काम हुआ है, धर्मवीर जी ने भी काम किया है यहाँ काफ़ी। उन्होंने जैसे हाईवेज़ की जहाँ तक बात है, धर्मवीर जी सांसद हैं हमारे यहाँ पिछले 10 सालों से। तो भिवानी जो 709 जो दिल्ली से भिवानी और राजगढ़ रोड बना, आपका ये 48A और B जो आपका कोटपुतली से भिवानी हो के और आपका पंजाब की तरफ जहाँ हांसी हिसार की कनेक्टिविटी जो आप बनी है नई, वो एक्सप्रेस वे है। इसी प्रकार से आपका भिवानी जींद मेरठ ये हाईवे नया बना है, भिवानी जींद करनाल मेरठ। और
152D भिवानी से गुजरने लगा है। आप ये देखो कि भिवानी चारों तरफ से सड़कों के मामले में बहुत अच्छी स्थिति में आया। अच्छा जाल बिछ गया है। हाँ, आप ये भिवानी देखो, कुछ भी कहो, पिछले 10 सालों के अंदर दीपक जी भिवानी के अंदर सड़कों का बहुत अच्छा काम हुआ है जो केंद्र के लेवल का है। और अब देखो नया एक कॉरिडोर बन रहा है, वो हिसार से भिवानी मतलब कि तोशाम जी, तोशाम से जुई, जुई से बाडड़ा, बाडड़ा से रेवाड़ी, ये नया कॉरिडोर है, मंजूर हो गया है। इसकी DPR पे अब काम शुरू हो जाएगा जल्दी। और ये भी एक अच्छा है हाईवे। अब 3 जो मंजूर हुए हैं हरियाणा के, उनमें से एक ये भी है। तो कहने का मतलब कि रोड पे अच्छा काम हुआ है और रोड कनेक्टिविटी अच्छी भी हुई है। अब जैसे आपने भिवानी से चंडीगढ़ जाना है, आप 3.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाते हो, आप 3.5 घंटे में जयपुर पहुंच जाते हो, आप 2 घंटे में गुड़गांव पहुंच जाते हो भिवानी से, आप 2-2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हो। तो कनेक्टिविटी रोड्स की, इसमें भिवानी का जो रिप्रेजेंटेशन था धर्मवीर जी का बड़ा अच्छा था और उन्होंने अच्छे ढंग से काम किया है। तो अब किरण चौधरी जी भी आ गई हैं बीजेपी में, और स्वाभाविक तौर पर किरण चौधरी जी वोकल नेता तो हैं ही, बिल्कुल। और मांग को एक मजबूत नेता हैं और अच्छे ढंग से उठाते हैं। वैसे उनमें एक अच्छी खासियत ये भी है कि किसी मांग को उठाती हैं तो उसको आगे करवाने के लिए भी पूरा जोर लगाती नहीं, उनकी खासियत है। और वो देखो, वो चौधरी बंसीलाल की जो तड़फ थी भिवानी के लिए, वो देखो, वो तो वैसे चौधरी बंसीलाल पूरे हरियाणा को देखते थे, परंतु भिवानी को भी उन्होंने बहुत काम किया। चाहे मूलभूत सुविधाएं थी, पानी की है, बिजली की है, सड़कों की है। आप देखो दीपक जी, जहाँ ये बात करते हैं सारे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की, गुजरात में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी सन 2000 के बाद हुआ है पूरा। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा के अंदर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया था सन 70 में। अभी सर 3-4 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, गुजरात के कोई ज़िले के अंदर हैंडपम्प लगाने के लिए लोगों ने वहाँ, क्योंकि जाने के लिए ना सड़क नहीं थी, तो लोगों ने क्या किया, एक रात के अंदर ही वहाँ 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर की सड़क जो है लोगों ने बनाई है वहाँ की जनता ने, ताकि जो है सुबह जब बोरवेल जो के लिए मशीन आएगी तो वो वापस ना जाए, ऐसा ना हो कि वो वापस चली जाए और हैंडपम्प ना खुल पाए। तो पानी की समस्या भी आज तक वहाँ पर है। तो भिवानी हरियाणा में बहुत काम हुआ है। तो चौधरी बंसीलाल की जो गद्दी संभाली है किरण चौधरी जी और श्रुति ने, तो स्वाभाविक उन लोगों ने, उनके मन में भी एक टीस है कि हम भिवानी के लिए काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, जिस प्रकार से RRTS का जिस प्रकार से एक प्रोजेक्ट जो है वो नया आ रहा है, उसके लिए इस प्रकार से सजेशन जो है वो किरण चौधरी जी ने दिए हैं। और उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमें तो उम्मीद करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रतिनिधि जो है वो अगर डिमांड उठा रहा है तो हम भी मजबूत हो रहे हैं। अगर वो मजबूत हो रही हैं तो उससे हम लोगों को भी फ़ायदा होगा। हमारी डिमांड्स जो है वो उठेंगी, हमारे को फ़ायदा मिलेगा, हमारे को कनेक्टिविटी मिलेगी। तो जिस प्रकार से रोज़ ये सड़क दुर्घटनाएँ हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी, पोल्यूशन के अंदर भी कमी आएगी और पैसा भी बचेगा। मतलब सारी चीज़ें जो है वो बचने वाली हैं। हालांकि ये डिमांड पहले अरविंद शर्मा जी ने उठाई थी, उस समय अनुज जी हुआ करते थे, शर्मा जी जो उनका काम देखा करते थे, तो वो लेकर के गए थे इस मांग पत्र को। अब किरण चौधरी जी ने जिस प्रकार से नई तरीके से इसे उठाया, ज़रूर हमारी मांग को पूरा होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।